आज से हम क्यूबरनेटिस का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। और क्यूबरनेटिस बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके डॉकर एप्लीकेशंस को मैनेज करता है। अगर आपकी कंपनी के अंदर डॉकर एप्लीकेशंस एक दो डॉकर एप्लीकेशन है, दो पांच डॉकर एप्लीकेशंस है, तो आपको क्यूबरनेटिस की जरूरत नहीं है। मगर आपकी कंपनी के अंदर डॉकर एप्लीकेशन मल्टीपल है और आपको हाई अवेबिलिटी चाहिए। हाई अवेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आपकी एप्लीकेशन एक सेकंड के लिए भी डाउन ना हो। अगर कोई कंटेनर क्रैश हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाए, हील हो जाए। तो आपको बेसिकली फिर स्विच करना पड़ेगा क्यूबरनेटिस पर। सो क्यूबरनेटिस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसको मैनेज करता है, मल्टीपल डॉकर्स को या मल्टीपल डॉकर एप्लीकेशंस को मैनेज करता है। तो कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस को मैनेज करने का जो सॉफ्टवेयर है, जो प्लेटफॉर्म है, उसको हम क्यूबरनेटिस बोलते हैं। क्यूबरनेटिस इनिशियली गूगल कंपनी ने लॉन्च किया था और उसका नाम उस समय बॉर्ग था। ठीक है। सो क्यूबरनेटिस जो एक्चुअल बनाया है जिस कंपनी ने, वो बेसिकली किसने बनाया है? गूगल ने बनाया है। और गूगल ने जब क्यूबरनेटिस को बनाया था उस समय उसका नाम क्यूबरनेटिस नहीं था। क्या था? बॉर्ग। ठीक है। 2015 ने गूगल ने उस बॉर्ग सॉफ्टवेयर को, जो कि कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन को मैनेज करता था, उसको ओपन सोर्स कर दिया। ठीक है। ओपन सोर्स करने का मतलब है उसको पब्लिकली रिलीज कर दिया कि अब पूरी दुनिया भर के ओपन सोर्स डेवलपर लोग उसको यूज कर सकते हैं। और आप भी अपनी एप्लीकेशन होस्ट पे इंस्टॉल करने की बजाय अब आप कहाँ रख सकते हो? उसको मैनेज कर सकते हो, कंटेनर के अंदर रख सकते हो। तो गूगल ने इनिशियली एक कंटेनर बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया था जिसके अंदर गूगल अपनी एप्लीकेशंस को रख रख के डिप्लॉय करता था और लार्ज ट्रैफिक को भी वो हैंडल करने में कैपेबल था बिकॉज ऑफ दी बॉर्ग सॉफ्टवेयर। तो बॉर्ग बेसिकली क्या था? एक कंटेनर सॉफ्टवेयर था जहां पर एप्लीकेशंस को रख के लार्ज स्केल पर उसको हम स्केल अप कर सकते थे। तो गूगल ने 2015 में उसको ओपन सोर्स कर दिया और एक कंपनी को, सीएनएफसी, ठीक है, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, इस कंपनी को, ये एनजीओ टाइप से कंपनी होती है ना, जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है एनजीओ टाइप की जिनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सेवा करना होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बस इंटरनेट को बेटर से बेटर बनाने का काम होता है। तो वो बेसिकली कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसमें से एक कंपनी सीएनएफसी है। सीएनएफसी पे आप क्लिक करेंगे तो क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मकसद क्या है? इंटरनेट को बेटर से बेटर बनाने का इसका उद्देश्य है। तो 2015 में गूगल ने अपने बॉर्ग सॉफ्टवेयर को किसको हैंड ओवर कर दिया? सीएनएफसी को। उस कंपनी को दे दिया कि आज से इस पूरी, हमने जो इतनी मेहनत से बॉर्ग सॉफ्टवेयर बनाया है, इसको हम आज से पब्लिक कर रहे हैं और आज से हम आप इसको, हम जो है आपको हैंड ओवर कर रहे हैं। गूगल ने किसको बोला? सीएनएफसी को बोला। और उसका सारा फर्दर डेवलपमेंट का काम किसको दे दिया कि आज के बाद ये पूरा जो बॉर्ग सॉफ्टवेयर है इसका आगे का डेवलपमेंट का काम आप संभालेंगे, सीएनएफसी। तो सीएनएफसी ने उस प्रोजेक्ट को ले लिया और उस प्रोजेक्ट को नाम दे दिया क्यूबरनेटिस। तो क्यूबरनेटिस नाम किसने दिया? सीएनएफसी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। इनिशियली क्यूबरनेटिस से उस सॉफ्टवेयर का पहले नाम क्या था? बॉर्ग था। सो क्यूबरनेटिस जो है वो गो लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है ना। कुछ कुछ बातें हमें याद रखनी होगी कि सर ये गो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसे पाइथन एक लैंग्वेज है, जावा एक लैंग्वेज है, तो क्यूबरनेटिस भी एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को भी लिखने के लिए किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद ली होगी। तो बेसिकली वो लैंग्वेज कौन सा है? गो। क्यूबरनेटिस इज कॉमनली एब्रीविएटेड एस के एट एस। ठीक है ना। क्यूबरनेटिस को शॉर्ट फॉर्म में के एट एस बोलते हैं। तो के एट एस बोलने का रीजन ये है, क्यूबरनेटिस की स्पेलिंग देखो, के और एस के बीच में जो लेटर आ रहे हैं उन लेटर का काउंट अगर आप करोगे तो वो काउंट कितना हो रहा है? 8। जैसे यू से स्टार्ट करो, यू क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो के और एस के बीच में लेटर की संख्या की डिजिट कितनी हो रही है? 8। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं? के
एट एस। समझ में आया? सो क्यूबरनेटिस को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? के एट एस। तो हमारी ये काय की ट्रेनिंग चल रही है, बेसिकली के एट एस की ट्रेनिंग चल रही है। यहां पर मैंने लिख रखा है 8 लेटर्स बिटवीन के एंड एस। सो इसके माइलस्टोन देख लेते हैं। माइलस्टोन मतलब क्यूबरनेटिस ने कब कब क्या क्या किया। क्यूबरनेटिस अनाउंस्ड एंड डेवलप्ड एट गूगल, 2014 में उसको बनाया गया और 15 में हैंडओवर कर दिया गया। क्यूबरनेटिस का जो पहला वर्जन वो 1.0 रिलीज हुआ, सीएनएफसी स्टेब्लिश हुआ, और लगभग 16-17 के आसपास लगभग जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, इन सभी कंपनी ने क्यूबरनेटिस को एडॉप्ट कर लिया। ठीक है, और धीरे धीरे ये हमारे मशीन लर्निंग और इसमें भी यूज होने लग गया है। अगर आपको क्यूबरनेटिस सीखना है तो आपको कौन कौन से स्किल सेट आने चाहिए? आप क्यूबरनेटिस का कोर्स डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ शर्त है, कुछ नियम है कि भाई कम से कम आपको ये चीजें आनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको लाइनेक्स का बेसिक नॉलेज आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना? लाइनेक्स में फाइल कैसे बनाते हैं, विम कैसे यूज करते हैं, भाई कमांड्स कैसे चलाते हैं, एल क्या करता है, पीडब्ल्यूडी क्या करता है, भाई ये सारी चीजें जो कमांड्स है लाइनेक्स की बेसिक बेसिक कमांड, वो किस में कवर अप हो जाती है? एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्यूबरनेटिस पर वही काम कर सकते हैं जिनको लाइनेक्स का बेसिक नॉलेज हो। दूसरा, सिर्फ लाइनेक्स के बेसिक नॉलेज से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ आपको क्या आना चाहिए? डॉकर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्यूबरनेटिस डॉकर एप्लीकेशन को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर है। अगर आपको डॉकर ही नहीं आता है तो क्यूबरनेट सीखने का कोई सेंस नहीं है। समझ में आ रहा है? सो क्यूबरनेटिस सीखने के लिए हमें लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ डॉकर भी आना चाहिए। डॉकर में हमें इमेज बिल्ड करना, कंटेनर प्रोविजन करना, पोर्ट मैपिंग, जितनी भी चीजें मैंने आपको आज से पहले सिखाई है, ये सारी चीजें मैंने डॉकर से रिलेटेड सिखाई है। तो अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि हम क्या सीख सकते हैं? क्यूबरनेटिस सीख सकते हैं। उसके साथ साथ डॉकर कंपोज भी आना चाहिए। ठीक है ना? अब डॉकर और डॉकर कंपोज ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है डॉकर का ही पार्ट है। बट डॉकर कंपोज में एक नई चीज आई है, यामल। क्या आप जो भी कंटेनर आपको बनाना है उसके सारे इंस्ट्रक्शन का लिख दो यामल फाइल के अंदर। फायदे क्या है? कि वो फाइल में रहेंगे तो हमेशा स्टोर्ड रहेंगे, कभी भी हम उसको रिट्रीव करके चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है ना? इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है डॉकर के टाइम पर, कि कंटेनर बनाने के लिए आप कमांड्स के थ्रू भी कंटेनर बना पा रहे थे और यामल के थ्रू भी बना पा रहे हैं। अब अब हम क्यूबरनेटिस पर आएंगे तो क्यूबरनेटिस के अंदर भी हमें वही दो ही तरीके में आपको दोबारा सिखाऊंगा कि क्यूबरनेटिस के अंदर जो हम एंटिटी बनाएंगे वो हम कमांड के थ्रू भी बना सकते हैं और सेम यामल फाइल के थ्रू भी बना सकते हैं। तो ये कुछ चीजें सिमिलरिटीज हमें लेके चलनी पड़ेगी। अब क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर हमें समझना होगा। जैसे कि डॉकर की क्लासेस में हमने किस चीज को पहले समझा था? डॉकर के आर्किटेक्चर को हमने अच्छी तरीके से समझा था, तो ही हम डॉकर को अच्छी तरीके से हम समझ पाए। तो इस क्लास के अंदर मैं आपको डॉकर का आर्किटेक्चर भी समझाऊंगा और उससे हम रिलेट करेंगे किसको? क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर को हम रिलेट करेंगे। ठीक है? तो डॉकर के आर्किटेक्चर में बेसिकली, डॉकर के आर्किटेक्चर, क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर में हमारे पास मेनली दो कंपोनेंट होता है। एक तरफ हमारा सर्वर होगा और बाकी हमारे क्लाइंट्स होंगे। ठीक है ना? तो क्यूबरनेटिस क्या है? क्यूबरनेटिस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो। इसके आर्किटेक्चर में मेनली एक कंट्रोल पैनल होता है जो कि किस तरीके से काम करेगा? सर्वर की तरह। और कुछ नोड्स होते हैं जो किस प्रकार से काम करेंगे? क्लाइंट की तरह काम करेंगे। अब यहां पर मैंने आपको बता रखा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन मालूम है आपको कि भाई स्टूडेंट का काम होता है टीचर से पूछना और टीचर का काम होता है उसको रिस्पॉन्स देना। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपको अच्छी तरीके से पता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में बेसिकली रिक्वेस्ट जाती है कहां पर? सर्वर पे जाती है और सर्वर उसको रिस्पॉन्स देता है। उसी प्रकार से क्यूबरनेटिस के अंदर भी हमारा जो क्यूबरनेटिस का आर्किटेक्चर है वो भी किस प्रकार से काम करता है, लगभग किस तरीके से काम करता है, दिमाग में बिठा लेना, क्लाइंट सर्वर की तरह काम करता है। ठीक है? तो हम यहां पर देखेंगे तो क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला हमारा एक कंट्रोल प्लेन होता है जो कि सर्वर की तरह काम करता है और हमारे पास कुछ नोड्स होते हैं जो कि हमारे क्लाइंट की तरह वर्क करते हैं। अब यहां पर हम आए, अब ये वाली शीट
क्यूबरनेटिस की सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर वाली शीट है। क्यूबरनेटिस के अंदर एक कमांड होती है, एक CLI इंटरफेस होता है जिसके थ्रू आप क्यूबरनेटिस पर काम कर सकते हैं। जैसे कि डॉकर के अंदर डॉकर क्लाइंट होता है, ब्लैक टर्मिनल, तो डॉकर की जितनी भी कमांड्स आप किधर चलाते हो, डॉकर क्लाइंट पर चलाते हो। उसी प्रकार से क्यूबरनेटिस पर अगर आपको कुछ भी काम करना है तो उसके लिए आपके पास कौन सा टूल अवेलेबल है, CLI टूल, कमांड लाइन टूल। तो क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर में एक कमांड लाइन टूल आपके किसकी तरह काम करता है, क्लाइंट की तरह काम करता है। मतलब क्यूबरनेटिस पर अगर मुझे कुछ भी काम करना होगा तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, इस कमांड लाइन टूल की जरूरत पड़ेगी। इस कमांड लाइन टूल से मैं जो भी कमांड हिट करूंगा वो कमांड मेरे उस कंट्रोल पैनल के अंदर एक कंपोनेंट होता है API सर्वर, वहां पर वो कमांड जाएगी और उस हिसाब से मेरा काम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो फ्रंट एंड यूजर जो है, जो यूजर है, हम जो है, अगर मुझे क्यूबरनेटिस पर काम करना है, क्यूबरनेटिस पर इंटरैक्ट करना है, तो मेरे पास दो तरीके, या तो मैं कमांड के थ्रू क्यूबरनेटिस से इंटरैक्ट कर सकता हूं या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू इंटरैक्ट कर सकता हूं। मैंने डॉकर सिखाते समय मोस्टली 99% मैंने फोकस किस पे किया था, ओनली कमांड्स। अगर मैं गुई के थ्रू आपको डॉकर सिखाने लग जाता तो आप रियल में डॉकर नहीं सीख पाते। सेम टू सेम यहां पर भी हम क्यूबरनेटिस सीखेंगे। 99% हमारा पूरा आने वाला जो टाइम है क्यूबरनेटिस का, जो हम सीखने वाले हैं, मोस्टली टाइम हम किस पे देंगे, कमांड्स पे देंगे, क्योंकि कमांड से ही टोटल काम होगा। इवन दो आप एक यूजर इंटरफेस के थ्रू भी काम कर सकते हैं और अपने क्यूबरनेटिस से काम करवा सकते हैं, मगर ग्राफिकल इंटरफेस को हमें अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि हमें क्यूबरनेटिस को कमांड लाइन लेवल से सीखना है। ठीक है ना? क्या क्यूबरनेटिस को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर नुकसान क्या है? एज ए बिगिनर हमें नुकसान है कि अगर अभी से आप अगर UI यूज करने लग जाओगे तो आप एक्चुअल कमांड पे फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो हमें क्यूबरनेटिस के अंदर एक CLI टूल यूज करना होगा। उस CLI टूल को हम बोलते हैं kubectl। ठीक है ना? तो kubectl क्या है? kubectl एक कमांड लाइन टूल है जो कि क्यूबरनेटिस के साथ इंटरैक्ट करता है और काम करता है। जिस प्रकार से डॉकर के अंदर, डॉकर के आर्किटेक्चर में एक पार्ट कौन सा होता है, डॉकर क्लाइंट होता है। डॉकर क्लाइंट क्या होता है, वही कमांड विंडो जो कि क्या एक्सेप्ट करे, कमांड्स एक्सेप्ट करे। आप डॉकर रन लिख रहे हो, आप डॉकर कंपोज लिख रहे हो, वो सारी कमांड कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ये कमांड लाइन टूल यहां पर एक्सेप्ट कर रहा है। उसी प्रकार से क्यूबरनेटिस के अंदर जितनी भी कमांड्स हम आगे चल के हम करेंगे वो कहां लिखेंगे, kubectl कमांड पर हम लिखेंगे, और वो कमांड जो जाएगी वो रीड करेगी API सर्वर पर। तो फिर यहां पर आए, डॉकर के अंदर जो भी कमांड्स आप लिखते थे डॉकर क्लाइंट के थ्रू, वो कमांड को कौन रीड करता था, डॉकर डीमन रीड करता था। सेम टू सेम जो भी कमांड आप kubectl से लिखोगे उन कमांड को कौन रीड करता है, एक API सर्वर। ठीक है, वो API सर्वर का एंड पॉइंट क्या होगा, क्या पोर्ट नंबर होगा, सब कुछ हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम आते हैं अपने पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में, कुछ और डायग्राम्स हम देख लेते हैं। सो क्यूबरनेटिस के अंदर, क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा होता है, कंट्रोल प्लेन, और दूसरा होता है नोड, वर्कर नोड। ठीक है, सो यहां पर ये कंट्रोल प्लेन को हम बेसिकली मास्टर बोलेंगे। ये क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर का ब्रेन है। ठीक है, कोई भी काम करवाना है तो हमें किससे बोलना पड़ेगा, ब्रेन से बोलना पड़ेगा ना। जैसे ये मोबाइल यहाँ पर पड़ा हुआ है, मुझे इस मोबाइल को उठाना है, उठाएगा तो मेरा हाथ उठाएगा, मगर इंस्ट्रक्शन कहां से जाएंगे, ब्रेन से जाएंगे। तो क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर अगर कुछ भी काम करवाना है तो किससे आपको बातचीत करनी पड़ेगी, ब्रेन से बात करनी पड़ेगी। सो कंट्रोल प्लेन इज एक्टिंग एज अ ब्रेन ऑफ क्यूबरनेट क्लस्टर। ठीक है ना? अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर क्या है। यहाँ पर मैंने अभी जस्ट वर्ड का यूज किया, क्यूबरनेटिस क्लस्टर। सो क्यूबरनेटिस क्लस्टर, जब भी वर्ड आ जाएगा क्लस्टर, क्लस्टर मतलब एक से ज्यादा अगर सिस्टम हो जाएंगे तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा सर्वर आ जाएंगे तो उन सर्वर के ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा,
क्लस्टर. सो क्यूबरनेटिस क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ नोड्स. या नोड्स की बात हो रही है. फिजिकल मशीन्स. फिजिकल मशीन्स. फिजिकल मशीन्स कौन सी भाई? जो आप यहाँ पर कॉन्टेबो से बाय कर रहे हो. यहां से आप वीपीएस बाय करोगे. आपने ये 1 महीने का सर्वर लिया. एक सर्वर लिया तो वो आपका क्या हो गया? एक फिजिकल सर्वर हो गया. आपने एक और सर्वर बाय कर लिया तो वो आपका कितना हो गया? दूसरा फिजिकल सर्वर हो गया. हर सर्वर की कॉस्टिंग होस्टिंग प्रोवाइडर आपसे लेगा. ठीक है ना? सो क्यूबरनेटिस का काम ही यही है कि आपकी डॉकराइज्ड एप्लीकेशन को अलग अलग सर्वर पर डिप्लॉय करके उनको मैनेज करना. सो क्यूबरनेटिस क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ नोड्स. नोड्स का मतलब ये हो गया किससे? फिजिकल मशीन से या फिर वर्चुअल मशीन से. आप यहां पर कॉन्टेबो पे जाइए. आप किस टाइप के सर्वर बाय कर सकते हैं? वीपीएस. किस टाइप के सर्वर बाय कर सकते हैं? वीपीएस. और किस टाइप के सर्वर बाय कर सकते हैं? डेडिकेटेड. तो अगर मैं वीपीएस की बात करूं तो वो मेरा क्या हो गया? वर्चुअल मशीन. और डेडिकेटेड सर्वर की बात करूं तो मेरा वो फिजिकल मशीन हो गया, क्योंकि डेडिकेटेड सर्वर का कॉस्ट ज्यादा होता है. आपको पूरा का पूरा सर्वर का एक्सेस दे रहे हैं. ठीक है ना? तो हमारे पास फिजिकल सर्वर्स का अगर कलेक्शन है या फिर मेरे पास वीपीएस सर्वर का भी कलेक्शन है तो उन सारे सर्वर को मिला के मैं क्या बना सकता हूं? एक क्यूबरनेटिस का क्लस्टर बना सकता हूं और ऐसी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकता हूं जहां पर ट्रैफिक खूब सारा आ रहा है. ठीक है ना? मैं कोई बैंक की एप्लीकेशन बना सकता हूं. मैं कोई फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बना सकता हूं. ठीक है? सो दैट क्यूबरनेटिस क्लस्टर. क्यूबरनेटिस क्लस्टर क्या है? क्यूबरनेटिस क्लस्टर ग्रुप ऑफ नोड्स. अब यहां पर नोड्स का मतलब सर्वर की बात हो रही है. सर्वर कौन से? या तो वीपीएस. कॉन्टेबो से जाके आप वीपीएस बाय कर लो, 10 वीपीएस बाय कर लो और उन सबको आप अगर क्यूबरनेटिस में जोड़ दोगे तो उसको क्यूबरनेटिस बोलोगे कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर बोलोगे? क्लस्टर बोलेंगे. क्लस्टर हम कब बोलेंगे? जब एक से ज्यादा सर्वर का ग्रुप बन जाए और उसको उस नेटवर्क के साथ जोड़ दें, हम क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर के साथ जोड़ दें, तो बेसिकली उसको हम क्या बोलेंगे? टेक्निकली क्यूबरनेटिस क्लस्टर. और उस क्लस्टर का काम ही होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है, जो डॉकर के अंदर मैं आपको अपाचे इंस्टॉल करवा रहा हूं, डॉकर के अंदर एप्लीकेशन रखवा रहा हूं, डॉकर के अंदर आपको डाटाबेस रखवा रहा हूं, डॉकर के अंदर पीजी एडमिन रखवा रहा हूं, जो एप्लीकेशंस में रखवा रहा हूं उन एप्लीकेशंस को आप उस क्लस्टर के साथ में मैनेज कर सकते हैं. ठीक है ना? यहां पर हम देखते हैं टाइप ऑफ क्लस्टर. किस किस टाइप के हमारे पास क्लस्टर हो सकते हैं? सिंगल नोड क्लस्टर. सिंगल नोड क्लस्टर मतलब आपके पास एक ही सर्वर है और उसी सर्वर पर आपने क्या सेटअप कर दिया? क्यूबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप कर दिया. और अभी आप बोलोगे कि सर एक से ज्यादा सर्वर का ग्रुप बनाएंगे तभी क्लस्टर कहलाएगा. तो ये सिंगल नोड्स क्लस्टर जो है ये आप लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मल्टीपल सर्वर. क्या आप कॉन्टेबो पे जाके अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये सर्वर बाय कर लो 10-15, तो आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. इट विल कॉस्ट यू. और अगर आपको क्यूबरनेटिस सीखना है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हमारे पास क्यूबरनेटिस सीखने के लिए हम एक सिंगल सर्वर का यूज करेंगे जिसके अंदर हम कुछ ऐसे तरीके से मल्टीपल सर्वर को सिमुलेट कर सकते हैं. तो इसी तरीके से यहां पर हम सिंगल नोड क्लस्टर पे काम करेंगे. अब यहां पर हम आते हैं हाउ टू सेटअप क्यूबरनेटिस ऑन उबंटू. अब यहाँ पर क्यूबरनेटिस को सेटअप करना है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले तो आप ये डिसाइड कर लो. क्या क्यूबरनेटिस को आप सेटअप सिर्फ सीखने के हिसाब से कर रहे हो कि किसी कंपनी के लाइव प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सेटअप कर रहे हो? पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेना. अभी अभी मैं क्यूबरनेटिस का जो सेटअप करके बताऊंगा आपको, वो उसका सेटअप करने का उद्देश्य क्या है? टू लर्न दी क्यूबरनेटिस. आपको क्यूबरनेटिस सीखना है कि क्यूबरनेटिस पे बेस्ड कोई रियल कंपनी की कोई एप्लीकेशन अभी डिप्लॉय करनी है. ठीक है ना? तो सीखने के लिए यहां पर K3D करके मैंने ग्रीन में लिख रखा है. उन एप्लीकेशंस का, उन टूल्स का हम यूज करेंगे. ठीक है? अगर आपको क्यूबरनेटिस किसी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना है तो एक टूल आता है क्यूब एडीएम. इसको सेटअप करने में भी कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे और उसका सेटअप करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. तो अभी मैं आपको ऐसा टूल बताने वाला हूं कि एक सिंगल कमांड से आप क्या सेटअप कर लोगे
एक सिंगल नोड क्लस्टर आप सेटअप कर लोगे और आपको पूरा के पूरा किस आर्किटेक्चर को समझ सकते हो, आप आराम से क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर को समझ सकते हो। हर वो कमांड चला सकते हो जो कि आपके प्रोडक्शन पे भी चलेगी और लोकल भी चलेगी, जो आप सीखने के दौरान कर रहे हो। ठीक है, सो हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिन टूल का यूज करके हम क्या सेटअप करने वाले हैं, क्यूबरनेटिस सेटअप करने वाले हैं, जिसमें से मिनी क्यूब, K3s, K3D, काइंड और क्यूब एडीएम, ये कुछ टूल्स हैं। इसमें से सबसे बेस्ट टूल जो मेरे को लगा और जो सबसे जिसका सेटअप करना इजी है और बिगिनर के लिए, वो क्या है, K3D है। ठीक है ना। K3D ये बेसिकली इंस्पायर्ड है K3s से। रेंचर लैब्स नाम की कंपनी है जिसने K3s लाइट वेट क्यूबरनेटिस का एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन इन्होंने बनाया है, वो डॉकर बेस्ड इन्होंने बना दिया है। ठीक है ना। तो चलिए मैं K3D को सेटअप करके बता रहा हूं। ठीक है, K3D हम सेटअप करेंगे। अच्छा मुझे बताइए, K3D में सेटअप करने जा रहा हूं क्यों? क्योंकि मुझे क्या सेटअप करना है, क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस का क्लस्टर अगर आपको सेटअप करना है तो आप किसका यूज करोगे, K3D का यूज करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो K3D, आप गूगल पे जाइए और K3D आप लिखिए और आप K3D की वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहां जाके आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। ये डब्ल्यू गेट वाला इंस्ट्रक्शन, ये कर्ल वाला इंस्ट्रक्शन, ये फॉलो करेंगे, सिंगल लाइन से आपका पूरा पूरा क्या सेटअप हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका क्यूबरनेटिस का क्लस्टर एक लाइन में 2 सेकंड में सेटअप हो जाएगा। अगर आप जाओगे ये क्यूब एडीएम से सेटअप करने की कोशिश करोगे तो कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको सेटअप करने में। तो हम अभी इजी अप्रोच यूज कर रहे हैं, हम K3D को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना K3D सेटअप करने जा रहा हूं। तो बिल्कुल स्क्रैच से हम करेंगे। मेरे पास अभी एक भी ओएस नहीं है, मैं WSL का यूज करूंगा। एक उबंटू सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, मैं एक उबंटू इंस्टॉल कर रहा हूं ओएस। ठीक है, सारा स्क्रैच से बता रहा हूं मैं आपको, ताकि प्रीवियस लेक्चर के कुछ आलतू फालतू डॉकर की इमेजेस, ये वो कुछ भी हमें फालतू की एक्स्ट्रा चीज ना मिले। क्योंकि ये क्यूबरनेटिस का फर्स्ट लेक्चर है तो पूरा सेटअप भी स्क्रैच से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्क्रैच से होना चाहिए। तो मैं आपके सामने ही किसका यूज कर रहा हूं, WSL का, विंडोज सबसिस्टम लाइनेक्स का मैं यूज कर रहा हूं। फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने ही इंस्टॉल कर रहा हूं। इस ओएस के अंदर जाऊंगा और क्या इंस्टॉल करूंगा, K3D इंस्टॉल करूंगा। क्यों इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि मुझे क्या सेटअप करना है, मुझे एक क्यूबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप करना है। ठीक है, K3D के बारे में पता था, आपको पता था K3D के बारे में, या क्यूबरनेटिस का इससे पहले आपने कभी काम कर रखा हो, कुछ भी मैनेज वैनेज थोड़ा बहुत किया था? ठीक है, अब मैं आपको बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक वे में आपको बताऊंगा, सारी चीजें समझ में आएगी आपको। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने डॉकर आर्किटेक्चर पर मेहनत कर रखी है, डॉकर पर मेहनत कर रखी है, तो फिर हम क्यूबरनेटिस को आराम से हम सीखेंगे, कंपेयर कर करके सीखेंगे कि जो चीज आप डॉकर में कर रहे थे एग्जैक्टली वो की वही चीज आप क्यूबरनेटिस में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत तो हम यहीं से करेंगे, कमांड लाइन से। तो डॉकर पे काम करने के लिए कमांड लिखनी पड़ती थी कि नहीं लिखनी पड़ती थी? उसके लिए हम क्या यूज करते थे, डॉकर क्लाइंट यूज करते थे। सिमिलरली क्यूबरनेटिस पर काम करने के लिए मुझे कुछ कमांड लिखनी पड़ेगी, जो कि कहां से मैं लिखूंगा, kubectl CLI से मैं लिखूंगा। तो kubectl CLI भी मैं आपको अभी सेटअप करके बता रहा हूं। ठीक है, उसको लॉन्च होने देते हैं। ये मैंने अपना पासवर्ड सेट किया। मैं अभी किस यूजर में हूं, मैं नॉर्मल यूजर में हूं। मुझे एग्जिट करना है, WSL-L-V करना है।
WSL डैश डिस्ट्रीब्यूशन, किस डिस्ट्रीब्यूशन में 1 2 में जाना है, यू रूट, मैं रूट से लॉगिन कर गया, मैं रूट से लॉगिन कर गया। अब फ्रेश ओएस में सबसे पहला काम क्या किया जाता है, अपडेट और अपग्रेड कर लो, एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड डैश वाई। तो मैं अपने ओएस को अपडेट और अपग्रेड कर रहा हूं। ये अपडेट और अपग्रेड करने के तुरंत बाद मैं अपना क्या इंस्टॉल कर लूंगा, K3D इंस्टॉल कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, मैंने ओएस अपडेट कर लिया। तुरंत जाएंगे k3d.io। सो K3D क्या है, पहली बात, K3D एक ऐसा टूल है जो हमारे लिए एक क्यूबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप कर देगा। मगर ये K3D का टूल आपको क्या बात ध्यान रखनी है, किसी कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं करना है। K3D सिर्फ किसके लिए है, बिगिनर के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, जिनको क्यूबरनेटिस को फटाफट इंस्टॉल करना है और सीखना है। ठीक है, तो K3D का ध्यान किस बात पर रखोगे कि K3D को के थ्रू क्यूबरनेटिस क्लस्टर जो आप सेटअप करोगे वो किसी प्रोडक्शन कंपनी के लिए नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन के लिए हम यूज करेंगे क्यूब एडीएम यूज करेंगे। ठीक है, सो K3D का यूज सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो चलिए, ये हुआ। अब आप चाहे तो wget वाली कमांड ले लो या कर्ल वाली कमांड ले लो। तो मैंने कर्ल वाली कमांड ली, कॉपी करी, पेस्ट करी और इंटर किया। और आप बस गिनती गिन लेना, मात्र 5 सेकंड के अंदर आपका क्या सेटअप हो जाएगा, क्यूबरनेटिस सेटअप हो जाएगा। इतना इजी है, ये हो गया अपना क्यूबरनेटिस K3D टूल आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। अब आपको क्लस्टर सेटअप करना है। क्या सेटअप करना है, क्लस्टर। क्लस्टर सेटअप करने के लिए, क्यूबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करने के लिए कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, सुनना केयरफुली, केयरफुली सुनना। कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर एक सर्वर होता है और कुछ क्लाइंट्स होते हैं। जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में देखा है, एक सर्वर होता है और क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है ना, सर्वर कितने हो सकते हैं, सर्वर भी मल्टीपल हो सकते हैं, बट अभी इजी इजी के लिए हम ये अंडरस्टैंडिंग के लिए करें कि भाई सर्वर एक होगा और मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे। ठीक है, सो क्यूबरनेटिस के अंदर भी एक सर्वर होगा, एक कंट्रोल पैनल होगा और मल्टीपल नोड्स होंगे, मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे। ठीक है ना, इसको आप यूं मान सकते हो कि कंट्रोल प्लेन कौन है, टीचर है, अनिल सर है। ये नोड 1 कौन है, ये विजय है, ये शुभम है, ये निधि है। बेसिकली तो आप ये मान सकते हैं कि एक मास्टर होगा तो बाकी सब उसके स्लेव होंगे, मास्टर और स्लेव। मास्टर का काम होता है भैया आदेश देना, मास्टर का काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देना। और एक्चुअल काम करने की जवाबदारी किसकी होती है, स्लेव्स की होती है। स्लेव का मतलब समझते हो ना, दास, आपके नौकर या फिर आपका सर्वेंट, जो भी आप बोलना चाहे। तो सर्वेंट का काम क्या होता है, काम करना। तो क्यूबरनेटिस के अंदर जो एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने का काम होगा, वो एप्लीकेशन में कहां पर डिप्लॉय करूंगा, सर्वर पे के उन सर्वेंट पर। ठीक है ना, तो जो भी मेरी एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी वो एप्लीकेशन में सर्वर पे करूंगा कि वो अपने नोड्स पे करूंगा, बेसिकली नोड्स पे करेंगे। ठीक है ना, नोड्स कितने हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। कितने सर्वर हो सकते हैं,
मल्टीपल सर्वर हो सकते हैं, बट अभी मैं एक जो क्लस्टर सेटअप करने वाला हूं K3D के साथ में, उसमें मैं एक क्या लेऊंगा, एक सर्वर लेऊंगा और 3 एजेंट लेऊंगा। अब K3D के अंदर इनको एजेंट बोलते हैं, नोड्स को क्या बोलते हैं, एजेंट्स बोलते हैं। तो चलो यहां पर हम गए K3D डैश डैश हेल्प। तो K3D डैश डैश हेल्प में पहला आर्गुमेंट आ रहा है क्लस्टर। सो K3D क्लस्टर डैश डैश हेल्प, K3D डैश डैश क्लस्टर, K3D क्लस्टर डैश डैश हेल्प, ये कमांड लिखना है, ये आ गया। अब आपको क्लस्टर सेटअप करने के लिए आपको क्लस्टर क्या करना है, सबसे पहले सेटअप करना है। तो K3D क्लस्टर और अगली कमांड क्रिएट, वापिस से गए K3D क्लस्टर क्रिएट, और इसके बाद क्या लिखना है मुझे नहीं पता, तो मैं क्या लिखूंगा, डैश डैश हेल्प। तो K3D डैश डैश K3D क्लस्टर क्रिएट, और उसके बाद आप देखना एक ए फ्लैग होता है जिसे हम बोलते हैं एजेंट, और एक एस फ्लैग होता है जो होता है सर्वर्स के लिए, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फ्लैग बता रहा हूं, एक तो ए फॉर एजेंट, ये एजेंट कुछ नहीं है, आपके कौन है, नोड्स हैं, वर्कर नोड्स। कि आपको भाई कितने दास चाहिए, कितने सर्वेंट चाहिए काम करने के लिए, एप्लीकेशन को होल्ड करने के लिए, कंटेनर को होल्ड करने के लिए। तो हमें भाई इस डायग्राम के हिसाब से मुझे कितने एजेंट चाहिए, 3, कितने नोड्स चाहिए, 3, कितने सर्वर चाहिए, डायग्राम के हिसाब से बताओ कितने सर्वर चाहिए, एक, ये ब्लू वाला क्या है, सर्वर है, ये ब्रेन है, ये आदेश देगा, ये इंस्ट्रक्शन देगा, और एक्चुअल में काम करने वाले एजेंट्स ये है हमारे। सो नोड 1 को मैं क्या बोलूंगा K3D में, एजेंट 1, एजेंट 2 और एजेंट 3। तो इस डायग्राम के हिसाब से मुझे सर्वर कितने चाहिए, एक, एजेंट कितने चाहिए मेरे को, 3 एजेंट चाहिए, ठीक है ना। तो उसी के इस डायग्राम के हिसाब से ही मैं आपको पहला क्लस्टर सेटअप करने बता रहा हूं, और इस पहले क्लस्टर सेटअप के अंदर एक सर्वर होगा और 3 एजेंट होंगे, 3 वर्कर नोड होंगे, ठीक है ना। तो K3D क्लस्टर क्रिएट, और उसके बाद अपने क्लस्टर का नाम, सो मैंने बोल दिया ओके लैब्स क्लस्टर, मैंने अपने क्लस्टर का नाम क्या दे दिया, ओके लैब्स क्लस्टर। और उसके बाद मैंने डैश डैश सर्वर स्पेस, और मुझे सर्वर कितने लेने हैं, एक सर्वर बनाना है तो 1 दे दिया, डैश डैश एजेंट, यहां पर सर्वर्स बोलना है ना, एजेंट्स, और मुझे एजेंट्स कितने चाहिए, 3। सारा सेटअप आप किसके हिसाब से करोगे, इस डायग्राम के हिसाब से। यहां पर सर्वर 1 है और एजेंट कितने हैं, 3 है, तो यहां पर डैश डैश सर्वर 1 और एजेंट 3, और क्रिएट के बाद क्लस्टर का नाम, और जैसे ही मैं इंटर करूंगा, ठीक है। सो इस K3D को इंस्टॉल करने के लिए, इस K3D, अगर आप K3D इंस्टॉल कर रहे हो, K3D इंस्टॉल कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपकी मशीन में क्या होना चाहिए, सबसे पहले भाई डॉकर होना चाहिए। और अभी उबंटू ही आपके सामने मैंने 5 मिनट पहले किया, उबंटू के अंदर एंटर करते ही मैंने सबसे पहला काम किया, ओएस को अपडेट किया। क्या डॉकर इंस्टॉल किया है क्या मैंने, क्या डॉकर कंपोज इंस्टॉल किया है क्या, नहीं किया। तो भाई आप K3D पर तभी काम कर पाओगे जब आपके पास क्या अवेलेबल हो, डॉकर इंस्टॉल हो। तो डॉकर को हम फटाफट इंस्टॉल कर लेंगे। सो डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए मैंने एक इंस्ट्रक्शन फाइल आपको दे रखी है, जिससे कि आपका लेटेस्ट डॉकर आ जाएगा, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शंस, यहां से हम इंस्ट्रक्शंस ले लेंगे, ये रहा इंस्ट्रक्शन शीट नंबर 233 पर इंस्ट्रक्शन है। क्या चीज भूल गया मैं, डॉकर इंस्टॉल करना, डॉकर कंपोज इंस्टॉल करना। तो आप K3D पर तभी काम कर पाएंगे जब आपके पास क्या अवेलेबल होगा, डॉकर भी होगा और डॉकर कंपोज भी होगा। तो इस कमांड से मैं क्या इंस्टॉल कर रहा हूँ, मेरे ओएस के अंदर डॉकर भी इंस्टॉल कर रहा हूँ और डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सब ये गलती आप मत करना, आप पहले डॉकर इंस्टॉल कर लेना।
तो क्या इंस्टॉल कर रहा हूं मैं अभी सिस्टम में? डॉकर है, डॉकर कंपोज। तो सबसे पहले आप डॉकर डैश डैश वर्जन कर लो, फिर डॉकर कंपोज वर्जन कर लिया। क्या दोनों ही टूल आपके पास अवेलेबल है? बिल्कुल है। अब आप K3D यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? K3D क्लस्टर क्रिएट, क्लस्टर का नाम ओकेलैब्स क्लस्टर। कितने सर्वर चाहिए मेरे को? 1। और कितने एजेंट चाहिए मुझे? 3। और इंटर किया। अब एरर नहीं आ रही है क्योंकि मेरे मशीन में क्या अवेलेबल है? डॉकर एंड डॉकर कंपोज अवेलेबल है। तो ये देखो, ये मेरे लिए सेटअप कर रहा है। ये पूरा सेटअप मेरे लिए डॉकर बेस्ड कर रहा है ताकि मैं इजीली किस पे काम कर सकूं? क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे काम कर सकूं। ठीक है, तो ये मेरे लिए इस डायग्राम के हिसाब से एक क्यूबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप हो रहा है। सो K3D में इंस्टॉल कर रहा हूं। अब आप देखो, देखो लास्ट में मैसेज आया, क्लस्टर ओकेलैब्स क्लस्टर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और लास्ट में बता रहा है कि आप किस कमांड का यूज करके चेक कर लो? kubectl कमांड का यूज करके आप अपने क्लस्टर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लो। अगर मैं ये कमांड अगर यूज कर लूं अभी के लिए kubectl, और यहां पर मैं अगर इंटर करूं, तो ये बताएगा कि भाई kubectl नाम की कमांड अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब kubectl एक बिल्ट इन लाइनेक्स की कमांड है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल अपने को इंस्टॉल करनी पड़ेगी। कैसे इंस्टॉल कर सकते हो आप? एपीटी के थ्रू। एपीटी एक पैकेज मैनेजर है। क्या स्नैप भी हमारे पास पैकेज मैनेजर है? स्नैप, व्हाट इज स्नैप? स्नैप इज आल्सो अ पैकेज मैनेजर ऑफ उबंटू। तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो इसके अगले ही इंस्ट्रक्शन पे ये आपको पूरा वो गाइड कर रहा है कि भाई क्लस्टर ऐसा ऐसे सेटअप करो और kubectl कमांड से आप जानकारी प्राप्त करो। यूज अ न्यूज क्लस्टर विद kubectl, इस पर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर ये kubectl इंस्टॉल करने के लिए आपको ये ट्यूटोरियल बता रहा है। तो आप किस ओएस पे काम कर रहे हो पहले ये डिसाइड कर लो। मैं लाइनेक्स पे काम कर रहा हूँ। ये लाइनेक्स के आपको 3 तरीके दे रहा है, जिसमें से आप ये तीसरा तरीका आप देखोगे तो ये स्नैप यूज कर रहा है। तो स्नैप वाली ये कमांड यूज कर लो। कॉपी किया, और यहाँ पर भी ये स्नैप ही बता रहा है, मगर इस स्नैप और इस स्नैप में लास्ट में डैश डैश क्लासिक लिखा हुआ है। तो अपन ये वाली यूज करेंगे क्योंकि ये ऑफिशियल है। तो हमेशा किस पर विश्वास करना चाहिए? ऑफिशियल वेबसाइट्स अगर कोई है, वहां पर कोई चीज बताई जा रही है तो उस पर ज्यादा विश्वास करोगे। तो ये स्नैप के थ्रू ये कमांड ली मैंने। और इस स्नैप कमांड, व्हाट इज स्नैप? स्नैप इज अ पैकेज मैनेजर ऑफ उबंटू। और इसके थ्रू मैं क्या इंस्टॉल कर रहा हूं? kubectl। kubectl क्या है? kubectl इज अ CLI टूल। अब यहां से डायग्राम पर आ जाओ। ये जो kubectl जो है, ये kubectl क्या है? kubectl is a command line tool which we need to download from third party. So kubectl क्या बिल्ट इन kubernetes क्लस्टर का पार्ट है कि इट्स अ थर्ड पार्टी टूल? इट्स अ थर्ड पार्टी, ठीक है ना? सो kubectl हमेशा हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, जबकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्यूबरनेट। आप क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर पे इसके बगैर काम ही नहीं कर सकते हो, मगर फिर भी इसके इंस्टॉलेशन का जो तरीका दे रखा है वो एक्सटर्नली दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? स्नैप के थ्रू इसको मैं आपको इंस्टॉल करके बता रहा हूँ। किसको? kubectl को। एक बार और ट्राई किया मैंने। कभी बीच में कमांड फेल हो जाए तो 2-3 बार आप हिट कर लेना। अगर इंस्टॉल हो जाए तो अच्छी बात है, और बीच में फेल हो रहा हो, ये देखो पहली बार में फेल हो गया, दूसरी बार में फेल हो गया, तीसरी बार में फिर हिट किया तो तीसरी बार में ले लिया। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके केस में भी 2-3 बार फेल हो जाए तो 2-3-4 बार हिट कर लेना, तो आपका kubectl
कमांड लाइन टूल इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे ही कमांड लाइन टूल इंस्टॉल हो तो सबसे पहली कमांड आपको ये वाली चलानी है, kubectl cluster info के क्लस्टर के बारे में मुझे जानकारी दो कि मेरे क्लस्टर के अंदर कितने नोड हैं, मेरा एपीआई सर्वर का एंड पॉइंट क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको kubectl क्लस्टर कमांड से पता चलेगा। यहां पर एक डायग्राम ये भी देख लो कि डेवलपर है, ऑपरेटर है। अभी आप पूरे क्यूबरनेटिस क्लस्टर को मैनेज आप करोगे तो आप क्या कहलाओगे, या तो आप डेवलपर होगे या फिर आप क्यूबरनेटिस को ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर। तो क्यूबरनेटिस को इंटरैक्ट करने वाला पर्सन जो भी हो वो कम्युनिकेट करेगा किससे, एपीआई सर्वर से। क्या आप एपीआई सर्वर से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हो कि आपको kubectl कमांड के थ्रू इंटरैक्ट करना पड़ेगा, kubectl कमांड के थ्रू इंटरैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर सीधा सा कहने का ये मतलब है कि अगर आप डेवलपर हो और आपको क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे काम करना है तो आपको इंटरैक्ट तो एपीआई सर्वर से करना पड़ेगा, मगर किसकी मदद से, kubectl कमांड लाइन की मदद से। ठीक है ना। तो यहां पर कहीं पर आप हो, आप इंटरेक्ट करोगे किससे, kubectl से, और kubectl से एपीआई सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी और आप अपने क्लस्टर पे काम कर सकते हो। ठीक है। सो यहां पर देखो, तो kubectl मेरा इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद यहां पर देख लेते हैं kubectl वर्जन। तो kubectl वर्जन कमांड चलाई मैंने, तो kubectl का मेरा वर्जन आ जाएगा, kubectl वर्जन। ये kubectl का मेरा वर्जन आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर वो कमांड क्या थी, जब मेरा क्लस्टर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया था, क्लस्टर ओके लैब्स क्रिएटेड सक्सेसफुली की एक्चुअल कमांड क्या थी, kubectl क्लस्टर इन्फो, क्योंकि यहाँ पीपीटी में मैंने दे रखी है वो कमांड्स। आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉलो करना है पीपीटीज और उसके हिसाब से काम करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है। सो K3D क्लस्टर क्रिएट और क्लस्टर का नाम, यहां पर मैंने क्लस्टर का नाम क्या दे रखा है, ओकेलेप्स क्लस्टर डैश डैश सर्वर 1 डैश डैश एजेंट 2। तो आप एजेंट कितने बना सकते हैं, मल्टीपल। अभी के केस में मैंने कितने एजेंट बनाए, 3। क्यों, इस डायग्राम के हिसाब से, भाई इस डायग्राम के हिसाब से मुझे कितने एजेंट चाहिए, 3। और कितने सर्वर चाहिए, 1। सो कंट्रोल प्लेन इज योर सर्वर एंड ऑल अदर नोड्स विल बी योर एजेंट्स। ठीक है। सो ये इसमें इसको ध्यान रखना है अपने को। ठीक है ना। तो इसमें सर्वर कितने चाहिए, 1, और एजेंट आपने जो भी ले लिए। उसके बाद K3D क्लस्टर लिस्ट। तो अगली कमांड चला के देख लेते हैं, K3D क्लस्टर लिस्ट। तो जो भी क्लस्टर आपने बनाया होगा उसके बारे में K3D कमांड से आपको पता चल जाएगा। तो देखो ओकेलेप्स नाम का क्लस्टर है और उसमें कितने सर्वर ले रखे हैं आपने, 1 सर्वर, और वो 1 सर्वर भी अभी रनिंग में है। 1/1 का मतलब भाई एक सर्वर है और वो भी अभी अप है, चल रहा है। 3 एजेंट्स और तीनों के तीनों चल रहे हैं। ठीक है। सो ये हो गया। अब उसके बाद kubectl। तो मोस्टली क्यूबरनेटिस के अंदर हम किस टूल का यूज करेंगे, कमांड लाइन टूल का, kubectl। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है। बाकी ये K3D वे3D आपको प्रोडक्शन में काम में नहीं आएगी, क्योंकि प्रोडक्शन में हम K3D यूज नहीं करेंगे। मगर प्रोडक्शन के अंदर क्या चीज चेंज नहीं होगी, कौन सी कमांड चेंज नहीं होगी, kubectl। kubectl लर्निंग के टाइम पर, सीखने के टाइम पर भी आपको kubectl के थ्रू ही क्यूबरनेटिस के साथ इंटरेक्ट करना है। और जब प्रोडक्शन में कंपनी में चले जाओगे, किसी रियल क्लस्टर पे काम करोगे, उस समय भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, kubectl कमांड लाइन टूल की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे kubectl कमांड आज के बाद हम मोस्टली यूज करेंगे kubectl कमांड। सो व्हाट इज kubectl, kubectl इज अ कमांड लाइन टूल टू इंटरैक्ट विथ kubernetes क्लस्टर। मुझे क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे कुछ भी काम करना है तो मुझे इस कमांड लाइन टूल की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे डॉकर के अंदर आपको काम करने के लिए डॉकर CLI की मदद लेनी पड़ती थी कि नहीं लेनी पड़ती थी, इस ब्लैक टर्मिनल की जरूरत पड़ती थी आपको। जो भी कमांड आप हिट करते थे वो कमांड जाती किसको थी, डॉकर डीमन को। डीमन उस हिसाब से आपका काम करता था। उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी आपको क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे कुछ भी काम करना है तो कमांडें हमें लिखनी पड़ेगी kubectl से। वो जैसे ही कमांड kubectl की मैं लिख के इंटर करूंगा, वो कमांड जाती किसको है, एपीआई सर्वर को जाती है। ठीक है। अभी मैं एपीआई सर्वर के बारे में भी बताऊंगा।
kubectl क्लस्टर डैश इन्फो। अब kubectl क्लस्टर इन्फो जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो ये कमांड मेरी किसको जाएगी, एपीआई सर्वर को जाएगी। और एपीआई सर्वर मतलब आपको पता है भाई, एपीआई एपीआई का फॉर्मेट आपको पता है। आपको लाइफ में कभी ना कभी आपने कोई ना कोई एपीआई आपने हिट करी होगी। तो एपीआई होती है ब्राउजर पे जिसकी शुरुआत होती है HTTP से :// कोई ना कोई आईपी होगा आपके पास, कोई ना कोई आईपी होगा, कोई ना कोई आईपी होगा, कोई ना कोई पोर्ट नंबर होगा, कोई ना कोई राउट होगा, ठीक है ना। कोई ना कोई आपके पास क्या होगी, आईपी होगी, कोई ना कोई आपके पास क्या होगी, पोर्ट नंबर होगा, और कोई ना कोई आपके पास राउट होगा। तो ये इसको आप क्या बोल सकते हैं, एपीआई सर्वर। और ये एपीआई सर्वर जो होते हैं ये कहां पर हिट किए जाते हैं, ब्राउजर के अंदर यूआरएल पर। ये ब्राउजर का जो यूआरएल टैब है ना, इसी पर हिट किए जाते हैं एपीआई। पता ही है आपको, अगर आपने थोड़ा बहुत भी बैकएंड कर रखा होगा, थोड़ा बहुत भी फ्रंट एंड कर रखा होगा, तो एपीआई का फॉर्मेट आपको अच्छी तरीके से पता है। अब हमें ये पता करना है कि जैसे ही मैं kubectl क्लस्टर इन्फो कमांड करूंगा, दिमाग में बिठा लेना, kubectl के द्वारा हिट करी हुई सारी कमांड किसको जाती है, एपीआई सर्वर को जाती है, ठीक है ना। तो पहले तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने kubectl क्लस्टर इन्फो किया, इसका पहला पॉइंट आप देखो, कुबरनेटिस कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन मतलब सर्वर, कंट्रोल प्लेन मतलब ब्रेन। तो क्यूबरनेटिस का जो ब्रेन चल रहा है वो किस पोर्ट नंबर पे चल रहा है, 42399 पे चल रहा है। सो 42399 ये हमारा क्या हो गया, फिर नोटपैड पर आए, फिर नोटपैड पर आए, तो 42399 मेरा क्या हो गया, कोलन से कोलन कंपेयर करो भाई, कोलन से कोलन कंपेयर किया, पोर्ट नंबर मेरा क्या है और मेरा आईपी क्या आ रहा है, 000, ठीक है, कोई राउट नहीं है। सो दिस इज माय एपीआई सर्वर ऑफ क्यूबरनेटिस क्लस्टर। तो क्यूबरनेटिस क्लस्टर से अगर मुझे कुछ भी काम करवाना है तो मुझे इस एपीआई पर हिट विट करना होगा। मैं ब्राउजर से जाके डायरेक्ट भी हिट कर सकता हूं और काम करवा सकता हूं, मगर वो इनकन्वीनियंट होगा, बहुत टफ होगा, ठीक है ना। तो मोस्टली एपीआई से क्यूबरनेटिस पे काम करवाना टफ होता है। तो क्यूबरनेटिस बनाने वालों ने आपके लिए क्या दे दिया, उससे बेटर कमांड लाइन टूल दे दिया कि भैया आपको एपीआई की टेंशन मत रखो और आप सिर्फ kubectl वाली कमांड चला चला के पूरे क्लस्टर को आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्यूबरनेटिस को क्लस्टर को मैनेज करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, वी हैव 2 ways. How many ways you can manage the Kubernetes cluster? I have 2 ways. One is CLI and second is graphical user interface. I can directly manage Kubernetes cluster with the API itself. है ना, मैं एपीआई को इंटरेक्ट डायरेक्ट ब्राउजर में जा जाके भी मैं काम कर सकता हूं, या पोस्टमैन से मैं हिट करवा लूं तो भी मैं क्लस्टर को मैनेज कर सकता हूं। मगर वो सारा इजी टास्क होगा कि टफ टास्क होगा हमारे लिए, वो टफ होगा। अगर मैं kubectl यूज कर रहा हूं तो मेरे लिए बहुत ज्यादा काम इजी होगा, ठीक है ना। तो यहां पर kubectl क्लस्टर इन्फो, kubectl क्लस्टर इन्फो, तो यहां पर आपको बात पता चल गई। अब ये सारी इंफॉर्मेशन, kubectl की सारी इंफॉर्मेशन एक फाइल से आती है, उस फाइल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, व्हाट इज kubectl? इट इज अ कमांड लाइन टूल, इट टॉक टू KTS API सर्वर, ठीक है ना। सही बात है कि गलत बात है, बिल्कुल सही बात है। इट यूजेज अ कॉन्फिग फाइल, के होम डायरेक्टरी के अंदर डॉट क्यूब नाम की एक डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर कॉन्फिग नाम की एक फाइल होती है। तो चलो यहां पर हम गए, सबसे पहले तो मैं कहा चले जाऊं, अपने होम डायरेक्टरी के अंदर cd होम। ये देखो, ये टिल्ड का मतलब ही क्या होता है कि आप कहां पहुंच चुके हो, अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर। ये cd करते ही आप कहां चले जाते हो, होम डायरेक्टरी के अंदर। और होम डायरेक्टरी के अंदर ls-l करोगे तो आपको मिलेगा डॉट क्यूब नाम की, क्या मिलेगी, डायरेक्टरी मिलेगी। उस डॉट क्यूब नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाओ, अंदर गया, cd डॉट क्यूब ls-l किया,
कॉन्फ़िग नाम की आपको क्या मिलेगी? फाइल मिलेगी। कॉन्फ़िग नाम की क्या मिलेगी? फाइल मिलेगी। तो बस फाइल है तो इसको मैं कैट कर लूं। इस कॉन्फ़िग नाम की फाइल के अंदर सारी डिटेल्स अवेलेबल है कि आपका एपीआई सर्वर कहाँ चल रहा है, और भी मल्टीपल चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है। सो ये kubectl कमांड हमेशा इस फाइल को रीड करता है, और इसी फाइल को रीड करके उसको पता चलता है कि भाई एपीआई सर्वर कहाँ पड़ा हुआ है, किस पोर्ट नंबर पे है। तो अधिकतर kubectl सबसे पहले किस फाइल को रीड करता है? इस कॉन्फ़िग फाइल को रीड करता है। डॉट क्यू फोल्डर के अंदर कॉन्फ़िग फाइल को पढ़ेगा। पढ़ने के बाद उसको पता चलेगा कि अच्छा मेरा एपीआई सर्वर फलाने फलाने पोर्ट नंबर पे, फिर वो वहां रिक्वेस्ट करता है। अगर इस फाइल में जाके आप इसका पोर्ट नंबर अगर चेंज कर दोगे तो आपको क्लस्टर की जानकारी मिलना बंद हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं अभी एपीटी इंस्टॉल विन कर लूँ इंस्टॉल। ठीक है ना। इस इस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जाके मैं डेलिबरेटली जानबूझकर कुछ चेंजेस करूंगा, तो आपको वो पता करने के लिए यह है, ये एपीआई सर्वर में मैं चेंजेस कर लूं, 399 की जगह 398 कर दूं। मैंने अपना एपीआई सर्वर चेंज कर दिया इस फाइल के अंदर, फाइल को सेव कर दिया। अब मेरी kubectl कमांड अगर मैं चलाऊंगा और kubectl के थ्रू मैं कुछ भी लिखूंगा, तो क्या मेरी kubectl कमांड प्रॉपर एपीआई सर्वर से बातचीत कर सकती है? क्या नहीं कर सकती है, क्योंकि मैंने ये एरर आने लग गई। इस बात से क्या प्रूफ हो रहा है कि जब भी आप सर kubectl कमांड चलाओगे, सबसे पहले वो किस फाइल को पढ़ता है? कॉन्फ़िग फाइल को पढ़ेगा। वहां से उसको किसके बारे में पता चलेगा? एपीआई सर्वर के एड्रेस के बारे में पता चलेगा। अगर आपने सर इस फाइल में जाके छेड़खानी कर दी, पोर्ट नंबर चेंज कर दिया, तो आपकी kubectl कमांड एपीआई के सर्वर के साथ में कम्युनिकेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। तो ये इसीलिए मैंने आपको बताया कि भाई आप जाके इसको थोड़ा चेंज वेंज कर लेना। और अब मैं इसका पोर्ट नंबर वापस से सही कर देता हूं। अब फिर से वही कमांड चलाऊं, kubectl क्लस्टर इन्फो। अब जानकारी देने लग गया। समझ में आया? तो इस बात से क्या प्रूफ निकल रहा है कि सर kubectl कमांड में जो भी आप कमांड्स टाइप करोगे, सबसे पहले वो जाके किसको पढ़ता है? कॉन्फ़िग फाइल को पढ़ेगा। वहां से उसको सारी डिटेल्स मिलेगी। वहां से उसको एपीआई सर्वर के बारे में भी डिटेल मिलेगी। वहां से वहां से उसको एपीआई सर्वर के बारे में भी डिटेल मिलेगी, और उसके बाद वो एपीआई सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है। आगे बढ़े। अब आपसे पूछा जाए कि आपने जो क्लस्टर सेटअप किया है, आपने जो क्लस्टर सेटअप किया है, यहां से मैंने क्यूब क्यूब कंट्रोल, क्यूब मतलब क्यूबरनेटिस, और सीटीएल मतलब कंट्रोल। क्यूबरनेटिस का कंट्रोल वाली कमांड है क्यूबरनेटिस कंट्रोल। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं हम? kubectl। तो मुझे अगर क्यूबरनेटिस को कंट्रोल करना है, क्यूबरनेटिस के क्लस्टर को कंट्रोल करना है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? kubectl कमांड की मुझे जरूरत पड़ेगी। सो यहां पर मैं ले लेता हूं क्लस्टर इन्फो। क्लस्टर इन्फो, ये मेरा क्लस्टर की इंफॉर्मेशन आ गई। अब मुझे kubectl गेट नोड्स, kubectl गेट नोड्स, तो मुझे नोड्स के बारे में पता करना है, इन नोड्स के बारे में, कि भाई ये जो ओकेलेप्स क्लस्टर आपने बनाया, इसमें आपने नोड्स कितने यूज किए? कितने यूज किए अभी डायग्राम के हिसाब से मैंने? 3। मगर एक और एक्स्ट्रा हो, एक और नोड, एक और सर्वर अलग से मिलेगा हमें, मास्टर भी मिलेगा। तो इस kubectl गेट नोड कमांड से आपको अपने वर्कर के बारे में भी पता चलेगा, और साथ साथ में सर्वर के बारे में भी पता चलेगा। तो जैसे ही kubectl गेट नोड करेंगे, तो आपको देखो कितने दिखाई दे रहे हैं? 4 दिखाई दे रहे हैं। 4 में से 3 तो आपके कौन है? 3 आपके कौन है? वर्कर नोड, जिसको K3D के अंदर वर्कर नहीं बोलते हैं, यहां पर इसको क्या बोलते हैं? एजेंट। एजेंट 0, एजेंट 1, एजेंट 2। तो इसको K3D में वर्कर नोड को क्या बोलते हैं? एजेंट। तो डायग्राम के हिसाब से मेरे पास यहां पर डायग्राम में कितने वर्कर नोड है? 3। यहां पर K3D ने मेरे लिए कितने एजेंट्स बना दिए? 3। और एक और चौथा एजेंट उसने मेरे लिए, चौथा सर्वर बनाया उसने मेरे लिए। तो सर्वर भी देखो उसने कितना ले रखा है? सर्वर 0। इसका मतलब कितने सर्वर आप बना सकते हो? मल्टीपल। सर्वर 0, सर्वर 1, सर्वर 2। तो आपका जो क्यूबरनेटिस क्लस्टर है, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए
कि क्या क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर हम कितने सर्वर ले सकते हैं और कितने नोड्स ले सकते हैं, तो वो हम मल्टीपल ले सकते हैं। अब मल्टीपल का मतलब कोई तो लिमिट होगी कि करोड़ों ले लोगे, तो उसकी भी एक लिमिट होती है। और लिमिट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर कितने वर्कर नोड मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 5,000। अभी ये जो मैंने सेट किया है, अभी मैंने जो क्लस्टर बनाया है, इसमें मैंने कितने वर्कर नोड ले रखे हैं अभी के लिए? 3, क्योंकि मेरा लैपटॉप इतना पावरफुल नहीं है। 3 ले लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 10 ले लूंगा। मगर इसी मेरे इस लैपटॉप में मैं 5,000 सेटअप करूंगा तो शायद मेरा लैपटॉप हैंग हो जाए, क्रैश हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मगर उसकी थ्योरेटिकल लिमिट कितनी है जो टेस्टेड है? इंटरव्यू में आपसे पूछे कि एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर में कितने वर्कर नोड आप अटैच कर सकते हो, तो द आंसर इज 5,000। अभी मैंने इस क्यूबरनेटिस क्लस्टर में कितने कितने वर्कर नोड अटैच कर रखे हैं? 3। तो आप कितने कर सकते हैं मैक्सिमम? 5,000 वर्कर नोड एक क्लस्टर के साथ में अटैच कर सकता हूं। ये टेस्टेड है। जीपीटी से भी पूछोगे आप, या जेमिनाई से पूछो, डीप सीक से पूछो, किससे भी पूछो कि भाई एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर कितने वर्कर नोड हो सकते हैं, तो वो भी आपको बताएगा कहीं ना कहीं कि भाई 5,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया। और एक क्यूबरनेटिस के अंदर सर्वर कितने कर सकते हैं? तो सर्वर आप ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको हाई अवेलेबिलिटी सर्वर चाहिए तो 5-10 से ज्यादा हम नहीं लेते हैं। ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया। तो मैक्सिमम नोड्स पर क्लस्टर, कि एक क्लस्टर के अंदर कितने वर्कर नोड हो सकते हैं? 5,000। और पॉट्स के बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। ठीक है। तो हाउ टू इंटरेक्ट विथ योर क्लस्टर, हाउ टू इंटरेक्ट विथ योर क्यूबरनेटिस क्लस्टर? सो देर आर टू वेज, CLI and GUI. So CLI tool is called kubectl, which is a client tool. तो kubectl मेरे लिए यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है? इस डायग्राम के हिसाब से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं, तो kubectl मेरे लिए किस तरीके से काम कर रहा है? क्लाइंट। और मेरा API सर्वर। तो kubectl से जो भी मैं कमांड मैं हिट करता हूं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखी kubectl cluster info, वो कमांड की रिक्वेस्ट मेरी जाएगी कहां पर? सर्वर पर जाएगी, API सर्वर पर जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। उसके साथ साथ अपने क्यूबरनेटिस क्लस्टर के साथ आप कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो? GUI पर भी। मेरी मैक्सिमम ट्रेनिंग आज के बाद जितने भी टाइम, जितने दिन भी मैं आपको क्यूबरनेटिस सिखाऊंगा, मैक्सिमम मैं किसको यूज करके बताऊंगा? kubectl पर ही प्रैक्टिस करना है। अगर आप GUI की हैबिट पड़ गई तो आप फिर क्यूबरनेटिस की कमांड की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? सो हम kubectl देखेंगे, और एकाध किसी लेक्चर में GUI से भी आपको ऑपरेट करके बता दूंगा मैं। ठीक है। सो क्लस्टर इंट्रोस्पेक्शन अगर हमें करना है, क्लस्टर के बारे में आपको अगर छानबीन करनी है, तो कमांड है kubectl cluster info। ये कमांड है, और भी कुछ कुछ कमांड्स होंगी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्यूबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप करना बताया विद द हेल्प ऑफ K3D, और जिसका सेटअप करना की जो प्रोसेस है बहुत इजी है। ठीक है, और आप फटाफट अपने क्यूबरनेटिस पर काम करना चालू हो गए। आज के क्लास के अंदर मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे पास kubectl एक टूल होता है, एक कमांड लाइन टूल होता है, जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िग फाइल को रीड करके क्लस्टर से कम्युनिकेट करता है। मैंने ये भी आपको प्रैक्टिकल करके बताया कि अगर इस कॉन्फ़िग फाइल में अगर आप पोर्ट नंबर या कुछ भी छेड़खानी करोगे, तो आपकी kubectl कमांड क्लस्टर के साथ इंटरेक्ट करना बंद कर जाएगी। इसका मैंने आपको प्रैक्टिकली करके बता दिया।